कहानी का शीर्षक अभिलाषा। अचानक रचना को उसके पिताजी का फ़ोन आया। जल्दी घर आ जा। फ़ोन पर ज़्यादा कुछ नहीं बताए, सिर्फ इतना बोले कि तेरी दीदी कहीं चली गई। वो जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत सामान एक बैग में डाली और वहाँ से निकल पड़ी। सुबह सुबह घर पहुँच गई। घर में सिर्फ उसके जीजाजी और माता पिता थे। घर पहुँची तो पिताजी उसके हाथ में दीदी का लिखा पत्र थमा दिए। पत्र क्या था? सिर्फ 2 लाइन लिखा था, मैं जा रही हूँ, कहाँ और क्यों ये मत पूछना, मेरा घर तू संभाल देना। रचना बड़बड़ाई, जैसे घर ना होकर खिलौना हो गया। और मैं क्यों संभालूँ उसके पति और बच्चा को? मेरा खुद का जीवन नहीं है क्या? मेरी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। तभी दीदी का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसका रोने का आवाज़ सुनकर रचना दौड़कर उसके पास गई और उसे गोद में उठा ली। तब तक मम्मी दूध लेकर आ गई और वो दूध पीते पीते सो गया। रचना उसे देखकर सोच रही थी, इसके जीवन में कितना बड़ा घटना घट गया और इसे इस बात का कोई एहसास नहीं। और मन ही मन सोची, अच्छा है अभी नासमझ है, वरना इसकी भी वही हालत होती जैसी मेरी है। पिताजी बोले, रचना बोलो अब क्या किया जाए? वो बोली, क्या 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 किया जाएगा? उसे ढूंढेंगे और क्या। रागनी दी के लिख देने भर से कि मैं जा रही हूँ, क्यों और कहाँ ये मत पूछना और ढूंढना भी मत, ऐसे थोड़े होता है। गोलू कैसे रह पाएगा अपनी माँ के बगैर? और अपने जीजा जी से पूछी, आप लोग के बीच कुछ हुआ तो नहीं? कुछ तो आपको पता होगा। वो बोले, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आता तब तो मुझे संदेह होता, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो आप लोग को क्या बताऊं? रचना अपने जीजाजी निशांत से बोली, दीदी की एक तस्वीर लीजिए और चलिए थाने। वे लोग रागनी की तस्वीर और कुछ विशेष जानकारी के साथ थाने पहुंची। वहां पहुंचकर बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवाना है। पुलिसकर्मी पूछे, क्या हुआ? रचना बोली, मेरी दीदी घर से कहीं चली गई। पुलिसकर्मी दोबारा पूछा, ये कौन है आपके साथ? उसने जवाब दिया, मेरे जीजाजी। थाने में बैठे हुए दूसरे पुलिसकर्मी घूरते हुए बोले, अरे कुछ देख ली होगी, जीजा साली के बीच बेचारी चली गई होगी, वो अब क्या मिलेगी, कहीं डूब के जान दे दी होगी। रचना गुस्से में चीखते हुए बोली, ऐसा आप कैसे बोल सकते? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वाले के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखर गया। उनमें से एक ने सारी जानकारी लेने के बाद उन लोगों से बोला, कुछ पता चलता है तो आपको खबर करते हैं, आप लोग जाइए। वे लोग घर वापस आ गए। 5-10 दिन गुजर गया, कहीं कुछ पता नहीं चला। रचना जब भी थाने जाती यही जवाब मिलता, अभी कुछ पता नहीं, जैसे ही पता चलेगा आपको खबर कर देंगे। गोलू को टीका लगवाने का समय आ गया तो रचना को निशांत के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ा। टीका लगाने के बाद गोलू को बुखार आ गया। परिवार के नाम पर निशांत का कोई नहीं था, रागनी का परिवार ही निशांत का परिवार था। इसलिए गोलू के देखभाल के लिए रचना और उसके माता पिता को निशांत के साथ रहना पड़ा। निशांत के सहकर्मी जो पहले मित्रवत व्यवहार करते थे, अब वो कन्नी काटने लगे थे, पीठ पीछे तरह तरह की बातें करते थे। निशांत सुनकर भी अनजान बना रहता, लेकिन उनकी बातें उसे अंदर तक छलनी कर जाता। लेकिन आखिर करे तो क्या करे? इस शहर से उसका मन उचटने लगा था। मोहल्ले वाले भी सामने तो कुछ नहीं बोलते, परंतु पीठ पीछे कानाफूसी करते। सचमुच दोनों के बीच कुछ बात तो नहीं?
इसलिए रागिनी घर छोड़कर चली गई। धीरे धीरे लोगों का हिम्मत बढ़ने लगा। कभी कभार तो मुंह पर ही अपशब्द बोल देते। माता पिता का दबाव, गोलू का रुदन और आसपास के माहौल से विवश होकर रचना को निशांत से विवाह करना पड़ा। विवाह तो सिर्फ नाम का था, रचना के लिए सिर्फ एक समझौता था। शादी नहीं कर सकते थे, तब लोग बातें बना रहे थे। शादी हो गई, तब अलग तरह का राग शुरू हो गया। अरे ज़रूर कुछ ना कुछ था, थोड़ा दिन नानुकुर करके आखिर दोनों शादी कर ही लिया। ये सब सुनकर निशांत बुरी तरह तनावग्रस्त हो गया। उसके एक मित्र ने सलाह दिया कि तुम यहाँ से तबादला करा लो, नया जगह होगा, नया शहर होगा, धीरे धीरे तुम लोग सामंजस्य बिठा लोगे। निशांत को ये सलाह सही लगा और उसने अपना तबादला करा लिया। सपरिवार वहाँ से देवनगर आ गए। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। शहर बदला, माहौल बदला और साथ ही साथ रचना और निशांत का जिंदगी भी बदल गया। अब घर में रागिनी का चर्चा समाप्त हो गया। रचना ने गोलू को नया नाम दिया, रचित। धीरे धीरे समय बीता। रचना एक प्यारी सी बेटी को जन्म दी, निशी, और रचित साथ साथ बड़े होने लगे। रागिनी का अस्तित्व मिट गया था। रागिनी कहाँ चली गई, क्यों चली गई, निशांत और रचना की ज़िंदगी में पहेली बनकर रह गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। रचित को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने शिमला चला गया। रचित जब वहाँ पहुँचा, वहाँ की हरी भरी वादियाँ, ठंडी हवा का झोंका, बर्फ़ से ढकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ उसके मन को लुभाने लगा। जब उसका क्लास समाप्त होता तो वो पहाड़ियों की तरफ घूमने निकल पड़ता। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। उसे आज डॉक्टरी की डिग्री मिलने वाला है। सभी छात्र के माता पिता को कॉलेज के तरफ से निमंत्रण दिया गया। निशांत, रचना और निशी आई। रचित को डिग्री के साथ साथ रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप भी मिला। निशांत और रचना को खुशी का ठिकाना नहीं था। वे लोग सोच रहे थे कि अब सपरिवार एक साथ रहेंगे, लेकिन रचित कैंसर पर रिसर्च करना चाह रहा था और वो अभी 2 साल वहीं रहना चाह रहा था। रचना और निशांत के हाथों को पकड़कर बोला, माँ पापा बस 2 साल। रचना की आंखें भर आई। निशांत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हारी इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने, अब क्यों रो रही हो। निशा रचना को चिढ़ाते हुए बोली, अरे पापा आप समझते नहीं हैं, आखिर माँ का दुलारा जो है। और रचित रचना के गले लगकर बोला, देखो माँ कैसे चिढ़ती है निशा। फिर हंसते हुए चारों घूमने निकल पड़े। 2-4 दिन ये लोग रचित के साथ रहकर वापस लौट आए। रचित अपने रिसर्च में लग गया। आज उसके प्रोफेसर ने सुबह सुबह उसको बुलाया और अपने साथ एक कैंसर रोगी अस्पताल ले गया। वहाँ एक मरीज को दिखाते हुए बोले, रचित देख रहे हो उस महिला को, वो 23-24 साल पहले यहाँ आई थी और तब से रोज़ उसका इलाज कर रहा डॉक्टर ये सोच कर सोता है कि पता नहीं सुबह उठेंगे तो ये जिंदा रहेगी कि नहीं। जब आई थी तभी कैंसर के अंतिम स्टेज पर थी। लगता था 1-2 साल से ज़्यादा नहीं जिएगी, पर पता नहीं इसको किससे मिलने की चाह है। वही इच्छा इसे जिंदा रखे हुए है। इधर से तो दवा लेना भी बंद कर दी है। ये तुम्हारे रिसर्च के लिए बहुत ही बेहतर होगा। ये बोलकर महिला का सारा मेडिकल रिपोर्ट का मोटा सा फाइल रचित के हाथों में प्रोफेसर साहब पकड़ा दिए। प्रोफेसर साहब जैसे ही जाने के लिए मुड़े, रचित ने पूछा, सर इनका परिवार? वो बोले, पता नहीं, कहाँ से आई, कौन है, कुछ नहीं बताती है। देखो कोशिश करो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। थोड़ी देर में रचित उस महिला के सामने खड़ा था। रचित बोला, कैसी है माँ जी? आज से मैं आपका डॉक्टर रचित।
नाम सुनकर महिला उसे सर से पैर तक देखी, फिर हल्के से मुस्कुराई। रचित उसका सारा चेकअप किया और बोला, माँ जी आप दवा क्यों नहीं खाती हैं? और रचित खुद पानी का गिलास लेकर दवा खिलाया। वो सिर्फ मुस्कुरा दी, कुछ बोली नहीं। धीरे धीरे रचित से वो महिला बात करने लगी। एक दिन रचित हिम्मत करके महिला से पूछा, माँ जी एक बात पूछूं? सभी लोग बोलते हैं कि आप 23-24 वर्ष पहले यहाँ आए हैं, आपका परिवार नहीं है। वो महिला नज़र उठाकर रचित को देखी और हल्की सी मुस्कुरा दी, फिर बोली, है ना, पूरा परिवार है, और मेरा तो लगभग तुम्हारी उम्र का एक बेटा भी है। आपको इच्छा नहीं होता उससे मिलने का? अगर आप हमको नाम पता बताएंगे तो मैं आपको उससे मिलाने का कोशिश करूँगा। वो बोली, मुझे अगर उसको बताना ही होता तो मैं घर छोड़कर क्यों आती? जब मैं उसे छोड़कर निकली थी तो वो एक दूध मुँहा बच्चा था। आप कैसे उसको छोड़ पाई? क्या करती? डॉक्टर के कहे अनुसार मैं 1-2 साल ही जीवित रहती, और अगर 1-2 साल से ज़्यादा जी जाती, उसके बाद मुझे कुछ होता तो क्या वो मेरी जगह किसी और को अपनी माँ का दर्जा दे पाता? वो अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ पाता? उसके लिए यही सही था। रचित फिर पूछा, अब आपको अफसोस नहीं होता कि आप इतने बरसों तक अपने बच्चे और परिवार से दूर रही? वो फिर मुस्कुराई और बोली, भगवान के आगे किसका चलता है? हम तो कठपुतली हैं, हमारा डोर तो उनके हाथों में है, जैसे चाहते हैं हमें नचाते हैं। भगवान मुझे जीवित रखे हैं तो बेटे से भी ज़रूर मिलवाएंगे। फिर रचित नर्स को खाना और दवाई देने का हिदायत देकर फिर आने बोल वहाँ से निकल पड़ा। निकलते समय रचित का वॉलेट वहीं गिर गया। जब महिला पौधे को पानी सींचने गई तो रचित के वॉलेट पर नज़र पड़ा। उसे उठा ली। वॉलेट में रचना और निशांत की तस्वीर लगी थी। उसी समय रचित वापस आया। अपना वॉलेट देखकर बोला, माँ जी ये यहाँ गिरा है? मैं तो परेशान हो गया था, पता नहीं कहाँ गिर गया। फिर रचित अपना वॉलेट ले लिया। महिला उसका हाथ पकड़ ली और वहीं बैठ गई। फिर पूछी, तस्वीर किसका है? उसने कहा, माँ पिताजी का। और ये देखिए मेरी छोटी बहन निशा मुझे बड़ा परेशान करती है। वो हंस हंस कर बात बता रहा था। सब कुछ सुनकर वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तभी रचित उठते हुए बोला, माँ जी बहुत देर हो गया, चलता हूँ, नहीं तो हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। तभी नर्स खाना और दवाई लेकर आई। वो महिला नर्स को मना कर रही थी। तब रचित खुद प्लेट अपने हाथ में ले लिया और बात करते करते महिला को खाना खिलाने लगा। तभी रचित का फ़ोन बजा। फ़ोन रचना का था। रचित स्पीकर ऑन करके बात करने लगा, साथ ही महिला को खाना भी खिला रहा था। रचना बोली, अभी तक तू अस्पताल में ही है? कब जाएगा और कब खाएगा? तुझे अपनी चिंता है कि नहीं? महिला सारी बातें सुन रही थी। रचित बोला, माँ बस आधे घंटे में निकलता हूँ। फिर निशांत की आवाज़ आई, साहबजादे जल्दी कमरे पर पहुँचकर वीडियो कॉलिंग करो, साथ खाना खाएंगे, बड़ी जोर की भूख लगी है, और ये तेरी माँ ना खुद खाएगी और ना हमें खाने देगी। तभी निशा की आवाज़ आई, अरे भाई इन लोगों का ये रोज़ दिन का नाटक है। रचित हंसते हुए बोला, बस बस आधे घंटे में पहुँचकर फ़ोन करता हूँ। और उसने फ़ोन रख दिया। उस महिला को दवाई और खाना खिलाने के बाद बिस्तर पर लिटा दिया और इस वादे के साथ कि कल फिर आऊँगा वहाँ से निकल पड़ा। रचित हॉस्टल पहुँचकर खाना खाया और रचना से महिला के बारे में बात करते करते सो गया। सुबह मोबाइल की घनघनाहट से उसका नींद खुला। फ़ोन सुनकर जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचा। सभी लोग बोल रहे थे, वो नहीं रही। कौन? वही जो बरसों पहले यहाँ आई थी। जैसी भगवान की मर्जी, आयु पूरा हो चुका होगा।
बेचारी कितने दिनों से कष्ट झेल रही थी। रचित पहुँच कर देखा तो उसे देखकर लगा कि वो सुकून वाली नींद में सो रही है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि आयु पूरा हुई या अभिलाषा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।